आप ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ लूटे, मुसलमान सिर्फ ले, देने की स्थिति में मुसलमान ना रहे। हम जैसे ही हमसे कुछ मांगा जाएगा हम कहेंगे अरे बेचारे हम गरीब, हम मजलूम, देखो ये हमसे मांग रहे हैं। मुसलमानों को बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी उनके लिए सब कर ले, है ना। उनको टिकट भी दे दें। 300 सीटें हैं हमारी, नहीं है असद ओवैसी प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए वो विनेबिलिटी वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री विनेबिलिटी का नहीं, जो फॉर्मूला है वो नहीं। गजब है, आप ठेका लेके बैठे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग को ठेका लेके बैठे हैं। मैंने तो ठेका लिया है, आप जैसे लोगों को एक्सपोज करने का। आपको एक IT पार्क चाहिए, क्यों चाहिए भाई मुसलमानों को, और वहां पे हिंदू काम नहीं करेगा तो इस लिहाज से तो किसी भी हिंदू फैक्ट्री में जिसका मालिक हिंदू है वहां पे मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। फिर आप कहेंगे हाँ है मुसलमानों के साथ गड़बड़ी हो रही है। अब फिर से मुसलमानों को आबादी के अनुसार आरक्षण चाहिए। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें दानिश कुरैशी की रूबिका ने जमकर लगाई क्लास और दिखाया आईना। बोलिए। तो शुक्ला जी से ये पूछ लीजिए कि कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्होंने उतारे, कितने MLA इन्होंने उतारे। गुजरात में तो एक MLA नहीं दिया, एक काउंसिलर नहीं दिया इन्होंने। केंद्र में इन्होंने कितने उतारे, कुछ भी नहीं। तो दिक्कत ये है कि आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या इस देश में जिन लोगों की आबादी है उनके प्रपोर्शन की अगर पार्टियों की तरफ से इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो आप बताइए किस तरीके से प्रोपोर्शन उनका बनेगा। आप पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देंगे, आप प्रोपोर्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे बात नहीं करेंगे, आप ये चाहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता रहे, उनकी पॉलिसी में ये है। तो फिर आप मुसलमानों को कब चाहते क्या है मुसलमानों से पूछिए इनसे, शुक्ला जी से, जवाब नहीं मिलेगा उनके। मुसलमान से आप लोग चाहते क्या, ये सवाल मैं पूछूं, और मुसलमान इनको वोट ना करें चल जाएगा, ये सिर्फ देते रहें, मुसलमान का हाथ यूं रहेगा। तो आप कहिए ना, आप कहिए ना कि हम मुसलमानों को वोट नहीं देंगे। सुनिए रूबिका जी, दानिश भाई, मैं आपसे अब एक सवाल पूछूं, उसका जवाब दीजिए। आप ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ लूटे, मुसलमान सिर्फ ले, देने की स्थिति में मुसलमान ना रहे। हम जैसे ही हमसे कुछ मांगा जाएगा हम कहेंगे अरे बेचारे हम गरीब, हम मजलूम, देखो ये हमसे मांग रहे हैं, है ना। आप यही चाहते हैं ना। मैं जवाब दूं? हाँ। देखिए सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपकी ये दोहरी बात है, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी आपको यहाँ नजर आती है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि 150 करोड़ की जो आबादी है वो प्रधानमंत्री जी जो है आरक्षण का मामला नहीं, इधर मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ मैं, मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। दानिश भाई मेरा मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। वोटर जो होता है ना, वोटर जो होता है, नहीं वोटर जो होता है ना, वोटर्स होता है, आपको वोट मिले या ना मिले, लेकिन आप अपना बिल्कुल, मतलब आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने इस देश में क्या प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिया तो क्या उनसे मतलब मुखालिफ हो जाएंगे? नहीं है ना, आप यही तो कह रहे हैं, मुखालिफ नहीं है ना। तो कहाँ है बताइए ना, तो उनको भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, पूछिए उनसे। है ना, अरे पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन का वो तो पूछिए। अब मेरी बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए कि मुसलमान, आप क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी उनके लिए सब कर ले, है ना। उनको टिकट भी दे दे। साहब की सीट पे हिंदू कैंडिडेट दीजिए ना, MIM क्यों नहीं दे रहे हिंदू कैंडिडेट वहां? बिल्कुल रूबिका जी मुझे 30 सेकंड दीजिए। हाँ 1 सेकंड बस, 10 मुझे एक जवाब चाहिए दानिश भाई से। एक बहुत बढ़िया सवाल आया है, आप एक हिंदू कैंडिडेट क्यों नहीं उतार देते असद ओवैसी वाली सीट से? नहीं, आप जाके देख लीजिए, आपको पता नहीं है। कैंडिडेट है हमारा ऑलरेडी, 7 सीटों में से एक कैंडिडेट है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास जानकारी का अभाव है। असद ओवैसी वाली सीट से एक मुसलमान, जो जीतने वाली सीट है, जो विनेबल सीट है, वहां से आप एक मुसलमान को नहीं एक हिंदू को उतारिए ना। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के, हमारी 350 सीटें 300 सीटें हैं हमारी, नहीं है हमारी। प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए वो विनेबिलिटी वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री विनेबिलिटी का नहीं, जो फॉर्मूला है वो नहीं। गजब है, आप ठेका लेके बैठे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ठेका लेके बैठे हैं। मैंने तो ठेका लिया है, आप जैसे लोगों को एक्सपोज करने का, और मैं बहुत ओपनली कहती हूँ, मैंने आप लोगों का ठेका लिया हुआ है, आपको मैं बेनकाब करूंगी, एक नहीं, दो नहीं, 10 बार करूंगी। रूबिका जी हमारा, दानिश भाई आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मुसलमानों को अगर इस तरीके से डराते रहेंगे और कहते रहेंगे देखो तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, और सारी मलाई आप लोग खाते रहेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो मैं व्यक्तिगत हो जाएंगी। रूबिका जी आप व्यक्तिगत हो जाएंगी, दानिश भाई मैं व्यक्तिगत नहीं हो रही, मैं फिर कह रही हूँ, मैं आपको बहुत ये बिल्कुल बस सम्मान ये बात कह रही हूँ। आप कह रही हैं कि आप कह रहे हैं मैंने बीजेपी का ठेका ले लिया, मैंने बीजेपी का ठेका नहीं लिया, बीजेपी को कह रहा हूं ना, मैंने बीजेपी का, आप व्यक्तिगत हुए तो मैं आपको बता रही हूं। अब प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बीजेपी ने ठेका लिया है, अब बीजेपी को जवाब देना। अब दानिश भाई शांति से जरा सुनिएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो आरिफ बेग जी से लेकर गुलाम हसन तक तमाम जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव रहे। भारतीय जनता पार्टी ने APJ अब्दुल कलाम को सर्वोच्च समाधि पर राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया।
यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर आज तक की हिस्ट्री में शाहनवाज हुसैन वो मुस्लिम हुए, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे यहाँ मंत्री हुए, ऐसे तमाम मंत्री हुए। विविध राज्यों में आज भी मंत्री हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन AIMIM स्थापना से लेकर आज तक एक जनप्रतिनिधि हिंदू बताए जो आपने दिया हो, एक जनप्रतिनिधि बताइए। मैंने कम से कम आरिफ बेग, पहला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पहली सरकार बनी उसका विदेश मंत्री सिकंदर बख्त थे, वो भी मुस्लिम समुदाय से आते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सतत राष्ट्रपति पद पर, विदेश मंत्री पद पर, नागरिक उड्डयन मंत्री पद पर, सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर सब मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया। और आज भी जो है जो सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति के जो है कश्मीर के हैं, ऐसे गुलाम हसन जो है हमारे राज्यसभा के सम्माननीय सदस्य हैं। लेकिन आप एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम AIMIM की स्थापना से लेके आज तक जो गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, उसका नाम बताइए। 30 सेकंड और उसके बाद में 30 सेकंड सबको दे रही हूँ। आपके पास जानकारी का अभाव है, हमारे पास 3 रिप्रेजेंटेटिव गुजरात के अंदर में भी है, अलग अलग जगहों पे आपको मिल जाएगा, महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा। दिक्कत आपकी क्या है कि आप जो है सच चीजों से कबूल करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताऊं, आपको मिल जाएगा। नहीं मैं बताता हूँ, बिल्कुल नाम क्या मैं भी आपको दिखा देता हूँ। नहीं वो दानिश कुरैशी कह सही रहे हैं, उन्होंने टिकट दिए हैं हिंदुओं को और उसमें जीते भी हैं जो जीत कर भी आए, रुबेका जी जीते भी हैं, जीते हुए भी हैं, वो जीत कर भी आए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आपकी पार्टी का नाम प्रेम शुक्ला जी क्या है, भारतीय जनता पार्टी है ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दानिश भाई की पार्टी का नाम जो है वो यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, सिर्फ ये जो नाम है उसका अगर मैं लब्बो लबाब आपके सामने रख दूं तो वो है यूनिटी ऑफ सांप्रदायिक है ना। हम मजलिस करेंगे मुसलमानों की एकता के लिए, AIMIM। ओके, ये फोटो बता रहे हैं जो हिंदू इनके रिप्रेजेंटेटिव जीत कर आए है ना दानिश भाई? जी देख लीजिए आप। हाँ, कौन से MLA हुए, कौन MP हुए, किसको राज्यसभा में? आप रुबिका जी को मैं मैसेज कर दूंगा, आप ले लीजिएगा। राज्यसभा, लोकसभा नहीं है ना, राज्यसभा MLA बताइए, विधानसभा नहीं काउंसिलर है ना। MLA बताइए। जी काउंसिलर तो बीजेपी में भी होंगे ढेर सारे, 200-400 तो वो भी निकाल देंगे। तो हमारी जितनी कैपेसिटी हम उतनी बात करेंगे ना। हम तो जिस दिन आ जाएंगे 200 की संख्या भेजता हूं। हम तो किसी से परहेज नहीं करेंगे, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। शुक्ला जी आप देख लीजिएगा, हम कभी नहीं नफरत करेंगे, जो भी हो। ठीक है दानिश भाई, आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का पूरे देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, जिसकी जवाबदेही हमारा देश संविधान करता है, बताइए मेरे हक के जो वायलेशन हो रहे हैं उसके आप क्या करेंगे? एक सेकंड सुनिए ना, ये तो आसान तरीका आप लोग अपना रहे हैं ना। अभी शुक्ला जी ये बता रहे हैं कि उस वक्त की स्थिति जो देखी गई थी उसमें इस स्टेट के मुसलमान तो बड़े सेठ किस्म के मुसलमान हुआ करते थे। वहां हैदराबाद के मुसलमानों को कोई कमी पेशी थोड़ी थी, और आज भी कोई कमी पेशी थोड़ी है। किस बात का आरक्षण आपको चाहिए? आरक्षण मिलता है उनको जिनकी जो संपूर्ण रूप से या एक अच्छे तरीके से बाकी सारे लोगों के बीच में नहीं जा पाते हैं। समाधि यादव है, चाहे वो मस्जिदों में आपको जाने से रोका जा रहा हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने से रोका जा रहा हो, नौकरियों में। आपको एक IT पार्क चाहिए, क्यों चाहिए भाई मुसलमानों को, और वहां पे हिंदू काम नहीं करेगा। तो इस लिहाज से तो किसी भी हिंदू फैक्ट्री में जिसका मालिक हिंदू है वहां पे मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। फिर आप कहेंगे हाँ मुसलमानों के साथ गड़बड़ी हो रही है, क्यों होना चाहिए? आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्यों नहीं बोल पा रही, क्यों घबरा रही हैं आप? मुझे ये बताइए। मैं कहां घबरा रही हूं, मैं तो सीधे सवाल पूछ रही हूं आपसे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक बताइए आप, चलिए बताइए आप प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन कहां है? मैं उसी पे आ रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? बताइए तो आप। संविधान का अपमान है कि नहीं है? अनंत विजय जी, नाउ द डिबेट इज ओपन। सुना आपने क्या कह रहे हैं कि हमें तो भाई दानिश कुरैशी शब्द का इस्तेमाल कीजिए बार बार। किस पे हम लोग कतरा रहे बात करने से? प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन चाहिए, इनको कैसे मिलेगा? ऐसा थोड़ी होता है, ये कहां प्रावधान है? रिप्रेजेंटेशन। अनंत विजय, 13% मुसलमान है इसलिए 13% सांसद होंगे, ये नियम कहां पर है? मैं तो इनकी इस सोच को सुनकर हैरान हूं कि अब विभाजन की विभीषिका झेलने के बाद ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। विभाजन देश का इसी आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की मांग ये कर रहे हैं, इसी सोच के अंतर्गत और इसी सोच के आधार पर भारत के 2 टुकड़े हुए थे। अब भी अगर AIMIM के प्रवक्ता उसी सोच की बात कर रहे हैं तो मुझे हैरानी हो रही है कि इस देश में इतना झेलने के बाद, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदुओं ने झेला, मुसलमानों ने भी उतना ही। ये हिंदू और मुस्लिम का है नहीं, ये रिजर्वेशन का डिबेट है। ये डिबेट है कि नहीं कि कैसे एक चुनावी रणनीति अपनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ताकि ना कि वो रिझाया जाए हिंदुओं को
और बोला जाएगा ना कि देखो ये जो बिल है वो हिंदुओं का अगेंस्ट में है, मुसलमानों को ये रिजर्वेशन दे रहे हैं। एक्चुअली ये है नहीं, ये पर्टिकुलर बिल है। मैं थोड़ा सा फैक्ट रख लूं, आप मुझे मौका देंगे तो। नो बट लिसन टू मी सर, आकाश मुनि वेट, मैंने यहाँ हिंदुओं की कोई बात नहीं की है। मैंने आपकी बात नहीं की। ना मेरे शो में आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए। यहाँ पर हिंदुओं की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं इस वक्त मुसलमानों की बात कर रही हूँ। डोंट ट्राई टू मेक इट हिंदू मुसलमान, डोंट ट्राई टू क्लेवरली मेक इट हिंदू मुसलमान। मैं बहुत सोच समझ कर यहाँ पर हिंदुओं की बात ही नहीं हो रही। मैं अपने मुसलमान भाइयों की बात कर रही हूँ, उनके खिलाफ हो रहे तुष्टीकरण की बात कर रही हूँ। यू बेटर नो, बिल्कुल नहीं, मैं हिंदुओं की बात ही नहीं कर रही। क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदुओं की बात नहीं है, मुसलमानों की बात कीजिए। नो स्पेस यहाँ, आप मुसलमानों की बात कीजिए। उनको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पर बात कीजिए। देखिए आप अगर मुझे अगर यहाँ प्रेम शुक्ला बैठकर ये कहते हैं कि सारे हिंदुओं को आरक्षण दिया जाएगा, मैं ये दावा करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उनसे ये सवाल करती कि आप कौन होते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले? आप भारतीय जनता पार्टी की बात समझ नहीं पा रही हैं तो मुझे समझाने दीजिए। आप फिर अपना वक्तव्य रख लीजिए। ना बस मैं एक बात क्लियर करती हूँ, ये डिबेट इज नॉट अबाउट हिंदू वर्सेस मुस्लिम, दिस इज अबाउट मुस्लिम आरक्षण। सीधा उस पर आइए क्लियरली। अब मतलब अगर तुष्टीकरण बात हो रही है तो हम सिर्फ मुसलमान तुष्टीकरण की बात करेंगे, हिंदू तुष्टीकरण की बात नहीं कर सकते आपकी डिबेट पे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है तो मैं आगे बढ़ लूं। एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। अभी तेलंगाना में रिजर्वेशन की जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको दिक्कत क्या हो रही है उस पर बात करने से? प्रॉब्लम हो रही है? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आपका, क्योंकि आप मेरे डिबेट को गलत ले जा रहे हैं। दानिश कुरैशी इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं कम्युनिटी को, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया। आप जबरदस्ती का हिंदू मुसलमान घुसा रहे हैं इसमें। आप बात कीजिए मुस्लिम रिजर्वेशन पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पीरियड। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दानिश कुरैशी जी, ये मेरे देश का संविधान कह रहा है, समता का मौलिक सिद्धांत है। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार को नोटिफिकेशन क्यों लगाना पड़ा? आधार तो ये कह ही रहा है, बिल्कुल हम यही तो कह रहे हैं कि यही आधार होना चाहिए, तो फिर आपको नोटिफिकेशन क्यों लगाना पड़ा? देखिए पावर स्टेट को ही देंगे ना भाई। देखिए इंटरप्ट मत करिए। आप आर्टिकल 341 गलत आप उसको जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ मैं आपको एक सेकंड बता रहा हूँ, आप आर्टिकल 341 मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप आर्टिकल 341। रूबिका जी मेरी आपसे अपील है कि आप आर्टिकल 341 को सिखा दीजिए, आप इनको आर्टिकल 341 सुना दीजिए। हाँ नहीं, उसका नोटिफिकेशन कहाँ है बताइए आप? क्यों रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था उसके आधार पर? वो इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया गया था कुरैशी साहब, कुरैशी साहब सुनिए, गौर से सुनिए, पहले जवाब दीजिए। जवाब मिल रहा है। दानिश कुरैशी है आपका नहीं है ना? पूछा दानिश कुरैशी से, आपका नाम दानिश कुरैशी नहीं है। अरे दानिश भाई सुनिए आपका सवाल, आपके सवाल का पॉइंटेड जवाब देखिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूँ कि 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था वो लॉ मिनिस्ट्री ने जारी किया था। उस समय लॉ मिनिस्टर बाबा साहब थे। फैक्ट देखिए ना, इसमें बताइए क्या गलत मैं बोल रहा हूँ। और उसमें यह कहा गया था कि जो उसकी व्याख्या है कुल मिलाकर कि मुस्लिम और ईसाई जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं आ सकते हैं। कुरैशी जी आप कसाई जाति से हैं और आपको ओबीसी आरक्षण ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। उसमें वो उन दो समुदायों को इसलिए दो धर्म को शामिल न करने के पीछे संविधान सभा की पूरी बहस पढ़ लीजिए। स्पष्ट रूप से जो पूना पैक्ट है वहां से शेड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण आता है और वो डिबेट हुई है हिंदुओं के बीच में और वहां के शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में। उस समय कोई डिमांड ही नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन का ये सेटल्ड मैटर है कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर में मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं आएंगे। जो तय मैटर है वहां को उसको आप अच्छा, तो और अगर यही होता, उसने एक मिनट फाइनल वर्ड, उस कैबिनेट में 2 मुसलमान मंत्री थे, क्या उन्होंने विरोध किया उस समय? क्या हुआ क्या था? मतलब आप ये जो इशू ला रहे हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर में आप मुसलमानों को लाना चाहते हैं, जवाब दीजिए। क्या आपके यहाँ छूत होती है? वो बोलने तब तो मैं जवाब मुसलमानों को मस्जिद में घुसने के लिए आज तक मारा गया है? ओके दिलीप जी, दानिश भाई जवाब दीजिए। 30 सेकंड सर, मैं 30 सेकंड सबको दे रही हूँ। दानिश जी जवाब दीजिए। जी देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि आप मुझे ये समझा दीजिए कि अभी शुक्ला साहब कह रहे थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कैंडिडेट कितने उतारे ये बताइए। आपके पास है मुसलमानों का लिस्ट? नहीं है। तो आप नहीं चाहते ऐसे नहीं चलेगा। रूबिका जी मैं नहीं चर्चा करता इस तरह से मच्छी बाजार खोलेंगे तो मेरा काम नहीं है। आप मुझे माफ करें, आप जानते हैं तो यही तो लगा रहे हो बीच में इंटरप्शन। एक सेकंड दानिश भाई, डू नॉट गेट एजिटेटेड। यहाँ पे कोई एक दूसरे बात एजिटेशन की है नहीं। हर बात
बार बीच में हर बार स्पेशल प्रिविलेज दे रही है उनको। यही तो मुखालिफत है हमारी, क्या स्पेशल प्रिविलेज क्यों दे रही है? 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 3 दिसंबर को नतीजा भी घोषित हो जाएगा। इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन में अभी तक इसके लिए कोई फैसला नहीं किया गया है। विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट के लिए राहुल गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इसी बीच सोनिया गांधी ने खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के संकेत दिए हैं। पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी सहित विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बड़ी भूमिका की वकालत की है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पर लिखी किताब के मौके पर बात सामने आई है। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने इंडिया गठबंधन की एकता को मजबूत करने का भी संकल्प लिया। कुछ लोगों ने यह विचार व्यक्त किया कि खड़गे को इस गुट का नेतृत्व करना चाहिए। 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन पहले ही सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे भारत की आत्मा के लिए इस ऐतिहासिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अपने भाषण में सोनिया गांधी ने खड़गे की प्रतिबद्धता और विचारधारा की सराहना की। उन्होंने उनका शानदार जीवन और कार्य उन मूल्यों का उदाहरण है जो आधुनिक भारत के संस्थापकों और वास्तुकारों ने अपनाए। दव्य भारतीय भावना का प्रतीक होकर उन्होंने अपनी लंबी यात्रा में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। आपको बता दें कि 81 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे को पिछले साल 26 अक्टूबर को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। उनके शासन में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में 2 विधानसभा चुनाव जीते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के बैनर तले कम से कम 21 पार्टियों को साथ लाने में सफल रहे। इन सभी दलों ने 2024 में लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने का संकल्प लिया है। खड़गे ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र और संविधान के कारण ही मैं एक सामान्य कार्यकर्ता से इस पद तक पहुंच सका। आज संविधान और संसदीय लोकतंत्र दोनों खतरे में है। सत्ता में बैठे लोग संविधान में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो इसे बदलने और अपना संविधान लाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा, हम खुद को बोलते हुए सुनना पसंद करते हैं, इसलिए लाउड स्पीकर भीड़ की तरफ नहीं होता। हर बार मैं वहां जाता हूं तो लाउड स्पीकर को दूसरी तरफ मोड़ देता हूं। मुझे लगता है कि आज के भारत में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लाउड स्पीकर का मुंह दूसरी तरफ किया जाए। आप अगर दिल्ली में अपने नेतृत्व को देखें तो सभी लाउड स्पीकर और कैमरे उन्हीं की दिशा में लगे होते हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।